है मगर तुमसा नहीं देखा। तुमने जो दिखाया है सेना और प्रशासन को वो तो किसी ने भी नहीं दिखाया डूड। तेरा चश्मा लगता है कूल कूल, सुपर फूल महाफूल। नमो अगेन की कामना करने वाले किरण भाई पटेल 2019 में यह टी शर्ट प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों में लोकप्रिय हुआ। धर्म और राष्ट्रवाद की घनघोर राजनीति करने वाले इस टी शर्ट को धारण कर खुद को नरेंद्र मोदी का समर्थक बताया करते थे, मगर कौन जानता था कि ठग भी यही टी शर्ट पहनकर घूम रहा है। जानता तो यह भी नहीं कि ऐसे कितने ठग और हैं जो नमो अगेन का टी शर्ट तो नहीं पहनते मगर अपने तरीके से ठगी का काम करते रहते हैं। किरण भाई का ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है, ब्लू टिक है, मतलब बंदे ने इलन मस्क तक को ठग लिया है। इसने खुद को बीजेपी का सदस्य बताया है। बताइए, इसे ललित ग्रैंड पैलेस होटल में ठहराया गया। ठग जो चाहते हैं वो मिल जाता है। कांति भाई पटेल गिरफ्तार हो चुके हैं। एक संवेदनशील राज्य में पूरे प्रशासन को चकमा देने वाला व्यक्ति साधारण नहीं है। प्रशासन में काम करने वाले लोग अपने बारे में अब क्या राय रखते हैं वही जानते होंगे। हम अपनी तरफ से कुछ कहें ये अच्छा नहीं है। ये इनका कार्ड है, रोकिए इस पे। 34 मीनाबाग फ्लैट्स, पता लगा लीजिएगा किसके नाम पर है। ये गेस्ट अकोमोडेशन है, कौन है 34 मीनाबाग, मैं तो पता लगा दिया। अब थोड़ा आप भी मेहनत करिए, सारी मेहनत मैं थोड़े करूंगा। और ये इन्होंने यहां रोकिएगा जरा, 34 मीनाबाग फ्लैट जो विजिटिंग कार्ड में है, तो आप पूछ सकते हैं कि ये विजिटिंग कार्ड तो जिनको वो देंगे सिर्फ उन्हीं को मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं इनका ट्विटर हैंडल देख रहा था, तो मुझे भी फॉलो करते हैं ये, मैं नहीं फॉलो करता इन्हें। तो ट्विटर हैंडल पे बायो के नीचे जनाब ने लोकेशन डाली हुई है, पिंड लोकेशन डाली हुई है, उसमें भी यही एड्रेस है, 34 मीनाबाग फ्लैट, नई दिल्ली 110001 है। जब देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश का कैबिनेट का आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, तन, मन, धन, सब कुछ प्रधानमंत्री के एक दोस्त को बचाने में एकदम अर्पण कर दिया गया, समर्पण है टोटल, तो नाक के नीचे क्या हो रहा है, पीएमओ की नाक के नीचे, गृह मंत्री की नाक के नीचे क्या हो रहा है, उनको कानों कान खबर नहीं है। क्यों? 2019 की 14 फरवरी हम भूले नहीं है। पुलवामा में आरडीएक्स कैसे पहुंचा, यह सवाल का जवाब आज तक हमें मिला नहीं है। 40 जवान शहीद हुए, उनकी शहादत को हम यूं भूल नहीं पाएंगे। उसी कश्मीर में ठीक 5 साल बाद, ठीक चुनाव से पहले ये क्या हो रहा है, पुलवामा, डीएसपी दविंदर सिंह, और अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसकी अनुमति से, किसकी निर्देशन से हो रहा था। घाटी में किस तरह से आतंकी टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। इस पर सवाल उठाना, कोई आप मुझे देशद्रोही नहीं कह सकते, मैं सवाल उठाऊंगा। लेकिन ये ऐसा टूल किट है इस रूलिंग पार्टी का कि जो इनसे सवाल पूछ ले तो वो तो एंटी नेशनल है, और इनके नाम के कार्ड छपवा छपवा के Z+ सिक्योरिटी ले ले तो राष्ट्र प्रथम है। ये कौन सा राष्ट्रहित साध रहे हैं आप? मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, हमें बताइए राजनीतिक स्तर पे किसका इस्तीफा लेंगे आप, या आप में से कौन इस्तीफा देगा इस बात पर। यह छोटी बात नहीं है, इस पे सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा हो सकता है। हम इस्तीफा मांगते हैं, हम जानना चाहते हैं किसका इस्तीफा आप करवाएंगे। अगर आप थोड़े से भी गंभीर हैं राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर। नकली आईएएस और नकली आईपीएस बनकर न जाने कितने लोग कितनों के साथ ठगी कर जाते हैं। अगर आप हिंदी अखबारों की खबरों को खंगालेंगे तो अनेक ऐसी खबरें मिलेंगी। किसी खबर में नकली आईएएस बनकर कोई सगाई कर रहा है, तो किसी खबर में नकली आईएएस बनकर अपनी प्रेमिका के लिए प्रोफेसर को ब्लैकमेल कर रहा है। किसी खबर में नकली आईएएस करोड़ों की ठगी कर रहा है, तो किसी खबर में नकली आईएएस थाने का दौरा कर रहा है। बंगाल में एक नकली आईएएस टीकाकरण अभियान चला रहा था और उसके कार्यक्रम में एक सांसद भी पहुंच गई। तो नकली आईएएस बनना भारत में एक
नियमित सपना है, इसे मान लेना चाहिए। लेकिन नकली आईएएस के सपने के लिए प्रशासन के लोग भी नकली बन जाएंगे, यह मानना थोड़ा अजीब लगता है। पता चला कि कोई नकली मोदी बनकर जम्मू कश्मीर चला गया और ये सारे लोग कंधे पर लाल कालीन लिए एयरपोर्ट भागे जा रहे हैं। मजाक बनाकर रख दिया है मजाक का भी। अब एस्ले टोजे के बारे में सोचिए, इन्होंने किसी को नहीं ठगा, मगर इनके नाम पर गोदी मीडिया ने भारत की जनता को ठग लिया। जगह जगह खबरें छप गईं कि नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर भारत आए हैं। एस्ले टोजे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के मजबूत दावेदार हो सकते हैं। ये वही मीडिया का ट्विटर हैंडल है जिनके चैनलों को देखने के लिए आप पैसे देते हैं, वक्त देते हैं, और आपके टैक्स के पैसे से सरकार इन्हें करोड़ों के विज्ञापन देती है। नरेंद्र मोदी को नोबेल मिले, इसकी चिंता में इन चैनलों ने ऐसी खबर चला दी जो फर्जी निकल गई। सबको पता है कि नोबेल कमेटी के पास किसके नाम का प्रस्ताव आता है वो 50 साल तक गुप्त रखा जाता है। आधिकारिक घोषणाओं से पहले नोबेल पुरस्कार विजेताओं को सिर्फ 1 घंटे का नोटिस मिलता है, जिसमें उन्हें उनकी जीत के बारे में बताया जाता है। लेकिन इसके बाद भी खबरें छपने लगीं कि नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार हैं। गोदी मीडिया की हालत यह हो गई है कि नोबेल कमेटी का कोई सदस्य आ जाए तो उससे सवाल पूछने लग जाते हैं कि मोदी जी को कब मिलेगा। इस तरह से पुरस्कार मांगा जाता है क्या? ये लोग प्रधानमंत्री की गरिमा किस हद तक गिराते चले जाएंगे। गनीमत है कि ऑल्ट न्यूज़ है जो इनकी झूठी खबरों को पकड़ लेता है। ऑल्ट न्यूज़ ने जब झूठ उजागर किया तो सबने अपना अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन खबर तो छप कर जा चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया में नाम हो चुका है और नोबेल शांति पुरस्कार के वे दावेदार हो चुके हैं। भाजपा नेता राम माधव ने टाइम्स नाउ का एक आर्टिकल ट्वीट भी कर दिया जिसका टाइटल था, डिप्टी लीडर एस्ले टोजे ने कहा है कि पीएम मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार। गोदी मीडिया के कई एंकर इस खबर को फैलाने में भी लग गए थे। यह समझना बहुत ज़रूरी है कौन किसे ठग रहा है, लेकिन यह भी समझना ज़रूरी है किसके लिए इतने बड़े जनसमूह को ठगा जा रहा है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी के लिए झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्या इन चैनलों ने उनकी गरिमा कम नहीं की, भारत की साख खराब नहीं की? नोबेल पुरस्कार समिति के लोग हंस रहे होंगे, सही बता रहा हूं, हंस रहे होंगे कि इस देश का मीडिया कैसा है। और इस झूठ का पर्दाफाश पीआईबी फैक्ट चेक ने क्यों नहीं किया? क्या प्रो मोदी झूठ नहीं है? यानी जिस झूठ से प्रधानमंत्री मोदी की छवि कुछ बेहतर होती हो, उसका पर्दाफाश पीआईबी ने क्यों नहीं किया? तो यह भी जानना जरूरी है कि ठगी के इस खेल में कौन कौन शामिल है। प्रधानमंत्री नोबेल पुरस्कार के दावेदार हैं, इसकी झूठी खबर चलाने वाला गोदी मीडिया पूरी तरह से बच गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हमले हो रहे हैं। कथित रूप से इसकी झूठी खबर चलाने वाले लोग गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी का वारंट तो कई दिनों से जारी था, मगर मनीष कश्यप फरार हो गए थे। मनीष कश्यप का अपना यूट्यूब चैनल है, उन पर आरोप है कि वीडियो बनाकर कथित रूप से उन्होंने गलत खबरें फैलाई कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूर मारे जा रहे हैं। मनीष से पहले भी 2 यूट्यूबर गिरफ्तार हो चुके हैं, उनका अलग मामला है। मनीष ने इनमें से एक का वीडियो शेयर भर किया था, मगर मनीष कश्यप ने अपने चैनल से भी वीडियो बनाए जिनके बारे में फर्जी होने का दावा पुलिस कर रही है। मनीष कश्यप के समर्थक जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ट्विटर पर मनीष कश्यप के लिए ट्रेंड किया जा रहा है, उन्हें सनातनी बताया जा रहा है। इसके लिए माला और भगवा कपड़ा पहने मनीष की तस्वीर वायरल कराई जा रही है। आमतौर पर ऐसे समर्थकों की यही दलील होती है कि कानून का सामना कीजिए, अगर गलत नहीं किया है तो पुलिस से डर कैसा, अदालत का सामना कीजिए। लेकिन अपने मामले में मनीष कश्यप गिरफ्तारी से भागते रहे। हाईकोर्ट से जमानत रद्द हो गई, तब जाकर आत्मसमर्पण करना पड़ा है। फेक वीडियो वायरल केस में अभी तक 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 42 यूजर्स को नोटिस जारी किया गया है। यूपी के संभल जिले के पत्रकार संजय राणा ने शिक्षा मंत्री से सवाल पूछ लिया तो 30 घंटे के लिए जेल भेज दिए गए। मनीष के लिए बोलने वाले संजय राणा के लिए चुप नहीं हैं, मगर दूसरों को ललकार रहे हैं कि मनीष के लिए क्यों नहीं बोल रहे। संजय ने तो केवल सवाल पूछा था। मनीष कश्यप पर आरोप है कि झूठी खबर चलाकर 2 राज्यों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की।
फरार रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता ने एफआईआर कराई और संजय राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। जो ठग नहीं है वो जेल में है और जो ठग है वो Z+ में है। तमाम मीडिया चैनलों ने नोबेल पुरस्कार को लेकर गलत खबर चलाई, उनके खिलाफ कोई नहीं बोला, सब चुप रहे। लेकिन झूठी खबर चलाने के आरोप में मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया तो वही लोग बोलने भी लगे। कुछ लोग तो मनीष के बदले दूसरे यूट्यूबर को गिरफ्तार करवा लेने की धमकी दे रहे हैं और ट्वीट भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में सिस्टम गेंद की तरह हो गया है। कोई इधर से लात मार रहा है, कोई उधर से लात मार रहा है और इसी का फायदा उठाकर एक ठग कांति भाई पटेल IAS बन जाते हैं और भारी सुरक्षा के बीच कश्मीर की सैर कराते हैं। भारत के समाज में झूठ बोलना और ठगी करना एक मान्य परंपरा का रूप ले चुका है। यह खबर देखिए, कनाडा में एक फेक एडमिशन का केस पकड़ा गया। वहां के प्रशासन ने 700 भारतीय छात्रों को पकड़ा है। ये लोग फेक एडमिशन ऑफर लेटर लेकर कनाडा पहुंच गए, जबकि इन्हें किसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन का प्रस्ताव नहीं मिला था। 700 तो बहुत बड़ी संख्या होती है। कनाडा प्रशासन ने इन्हें पकड़कर वापस भारत जाने के लिए कहा है। ऐसी ठगी से जो सही छात्र एडमिशन के लिए कोशिश करेंगे उन पर कितना बुरा असर होगा, इसकी परवाह किसी ने नहीं की। मीडिया रिपोर्ट में ये सभी 700 नौजवान जालंधर की किसी वीज़ा एजेंसी से भेजे गए थे, जिसे ब्रजेश मिश्रा नाम का व्यक्ति कथित तौर पर चला रहा है। तो इन तमाम खबरों को आप देखेंगे तो कह सकते हैं कि भारत एक ठग प्रधान देश है। कांति पटेल अकेले नहीं हैं, उनके लेवल के कई ठग अलग अलग लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। कई लोग 2 का 10 बनाने का सपना दिखाकर गरीब लोगों के हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग जा रहे हैं। वो यहाँ से लेकर वहाँ, वहाँ से लेकर यहाँ भटक रहे हैं, उनका कोई निवारण नहीं हो रहा। गोदी मीडिया से बड़ा ठग तो कोई है ही नहीं और उसकी ठगी की चपेट में जनता भी रहती है। एक बार ठग की चपेट में आप आ जाएं तो ठगों से अपने आप को आज़ाद करा लेना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ठगे जाते रहने की परंपरा भी यहाँ विकसित होती चली गई है। ठगा जाने वाला ठगा जाता रहे, इसके लिए जब भी दुनिया में ठगों की कमी होगी, कोई ना कोई नया ठग सामने आता रहेगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार।